कल लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भी कर लिया था। तो एक चीज आप याद रखो, जैसे ये लेंस है, अगर इस लेंस को दो इक्वल पार्ट में इस तरह से काटते हैं परपेंडिकुलर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ है, तो इनकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2f। ऐसे याद रख लो, कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट भी याद रखो। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/f। एफ इंक्रीज होने पर पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो इसका याद रख लो, ये कितना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, p/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, p/2। अब की बार लेंस को कैसे काटा है, लेंस को इस तरह से काटा है, ऐसे। तो लेंस को इसके मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग काटते हैं, तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, एफ, तो इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है, एफ। इसकी पावर कितनी होगी, पी, इसकी भी पावर कितनी होगी, पी। तो अब यहाँ पे लेंस को देखो इस तरह से काट दिया है, तो यहाँ पे देखो ये वाला, जैसे ये लेंस है, इसको इस तरह से काट के इन दोनों को एक साथ रखेंगे, तो इस पार्ट की पावर कितनी होगी, P, और इस पार्ट की पावर कितनी होगी, P। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर सॉल्व करेंगे तो P1 प्लस P2, तो क्या आएगा, P प्लस P कितना आ जाएगा, 2P। तो अगर इसको परपेंडिकुलर काटते हैं तो फोकल लेंथ में चेंज होगा और पावर में चेंज होगा, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग काटेंगे तो फोकल लेंथ और पावर में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये है कि जो इमेज बनेगी इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे इमेज जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग काटते हैं तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2P। नेक्स्ट, इसमें देखो टू कॉन्वेक्स लेंस हैं, उनकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 60 cm एंड 20 cm। तो फोकल लेंथ f1 कितना दे रखा है, 60 cm, f2 कितना दे रखा है, 20 cm। कोएक्सियली कांटेक्ट में है विथ ईच अदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पावर बतानी है, तो दो लेंस अगर कांटेक्ट में रखे हुए हैं इस तरह से, तो इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f2, तो इसका कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ क्या होती है, f इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये पढ़ रखा होगा, ठीक है। और पावर की वैल्यू क्या होती है, p इक्वल टू 1/f। तो 1/f की जगह हम p लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे p, 1/f का मतलब 60, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/20। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितने, 60 इंटू 20 दोनों ही ले लो, कितने आ जाएंगे, 20 प्लस 60 कितने हो गए, 80/60 इंटू 20। इसको इससे काटेंगे कितने आ जाएंगे, 4, और 4 को इससे काटेंगे कितने आ जाएंगे, 15। तो P की वैल्यू क्या आ गई, 1/50। अब यहाँ देखो क्या करना है, पावर का जो फॉर्मूला है, देखो P इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला कब लेना होता है, जब फोकल लेंथ दे रखी हो मीटर में, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो आपको लेना है 100/f। समझ गए। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो एक बार इसको वापस f लिख लेते हैं, 1/f, 1/f, 1/f। तो f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हमें पावर निकालनी है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो p इक्वल टू कितना आएगा, 100/15। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/15 तो आएगा नहीं, 15 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यही आएगा। तो आंसर आएगा P इक्वल टू 6.67 या 6.6 डायोप्टर के आसपास आएगा। तो आ गया होगा समझ में, वापस बताने के इसको इजीली कर सकते हो। ये पावर के फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर मीटर में लेना हो तो मतलब फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू 1/f, और पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर। और अगर सेंटीमीटर में लेना हो तो 100/f, और इसकी यूनिट भी क्या होगी, डायोप्टर ही होगी पावर की। तो यूनिट तो दोनों ही कंडीशन में पावर की सेम ही रहेगी, लेकिन सेंटीमीटर में हो
तो ये फॉर्मूला लो, और मीटर में दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला। इसमें देखो, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन ए सोर्स V equal to Vm sin omega t drive an expression for impedance of circuit। इसमें देखो, यहां दे रखा है V equal to Vm sin omega t। Vm का मतलब है, M का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज। आप इसको चाहो तो ये भी ले सकते हो, V equal to V नॉट sin omega t। तो यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस दे रखा है और एक कैपेसिटर दे रखा है, मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है और कैपेसिटर दे रखा है। तो यहाँ इंपीडेंस निकालना है। तो इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको ही बता देता हूँ, उसके अलावा फिर दूसरे भी बताऊं। तो क्या करेंगे, देखो इसमें यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है R, और ये कैपेसिटेंस है C, और ये फॉर्मूला होता है, ये DC का साइन होता है, पता ही होगा आपको, और ये AC का साइन है। तो यहाँ लिखेंगे V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए इसको करने के लिए। तो क्या चीजें पता होनी चाहिए, अगर R है, केवल R ऐसी सोर्स से कनेक्टेड है, अगर R, तो V और I के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 0। ठीक है, अगर C कनेक्टेड है तो V पीछे होगा, I क्या होगा, आगे होगा, और कितना आगे होगा, I π/2 या 90 डिग्री। समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर डायग्राम बताएंगे। तो वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो यहां तो हम ले लेंगे VR, यहां पे लिखेंगे हम VC, और ये देखो π/2 पीछे है। ठीक है, तो यहाँ इसका जो रिजल्टेंट लेंगे, ये एंगल हो गया फाई। तो रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट V है, V आ जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। समझ गए यहां तक। तो अब इस चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर देखो, यहां V स्क्वायर कर रहा हूं इसको ताकि ये रूट हट जाए। तो ये होगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। अब हमें इंपीडेंस में बनाना है। इंपीडेंस का मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को इंपीडेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल और करंट का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पोटेंशियल तो है तीनों ही, ये टोटल पोटेंशियल सर्किट का, ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, और ये मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल। तो इनमें क्या करेंगे, करंट से डिवाइड करेंगे, लेकिन इन सब पे स्क्वायर है तो करंट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे V अपॉन आई, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो दोनों को साथ में लिख रहा हूँ होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ लिख रहा हूँ VR अपॉन आई, तो दोनों को साथ लिख रहा हूँ होल स्क्वायर, प्लस यहाँ लिख रहा हूँ VC अपॉन आई, दोनों को साथ लिख रहा हूँ तो होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, सर्किट के इम्पीडेंस को Z लिखते हैं, और Z क्या होता है, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट। सर्किट का इम्पीडेंस क्या होता है, Z टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल अपॉन करंट। अगर हमें कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस निकालना है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको हम लिखते हैं XC से। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है आपको। तो यहाँ लिखेंगे Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। अगर आपको ओनली Z चाहिए तो आप लिखोगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो यहाँ तक वैसे आपका आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आपको XC की वैल्यू याद है तो वो लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा C होती है। ओमेगा की वैल्यू अगर याद हो तो 1 अपॉन 2 पाई FC। तो यहाँ पे लिख सकते हो Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और आगे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ हमें ओनली इम्पीडेंस ही पूछा था, तो इम्पीडेंस यहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना। समझ गए बात को। दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये अच्छे से आ गया क्लियर। अब देखो दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। दूसरा तरीका कौन सा है, देखो
यहाँ आपको जो भी इम्पीडेंस निकालना है, जो भी सर्किट हो या जिसका भी फेजर डायग्राम बनाना है, तो मेन आपको फेजर डायग्राम याद रखना है, उससे सारे बना सकते हो। और मेन एक फॉर्मूला याद रख लो इम्पीडेंस का, जिससे सारे इम्पीडेंस के फॉर्मूले बना सकते हो। और सीबीएसई में ज्यादातर डेरिवेशन के क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए होता है, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल जाए तो आपको उससे फायदा होगा। तो देखो सबसे पहले ये एक फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। इसमें ये क्या है, ये z है, ये क्या है, ये फाई है, ये क्या है, ये r है, और ये क्या है, x। और ये फॉर्मूला कहां से आया, ये डायग्राम कहां से आया, अभी जो हमने किया था ना, देखो z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो इसको, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, यहां से स्क्वायर हटा दो तो ये हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो ये यहां से बना है, देखो ये हो गया r और ये हो गया एक्स सी, और अगर आप z निकालोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये तो किसके लिए, ये तो एक्स सी के लिए। अगर मान लो एक्स एल होता, मतलब आर एल होता, तो ये हो जाता एक्स एल और ये हो जाता आर, तो ये जेड का फॉर्मूला आ जाता। देखो ये जेड, तो ये फाई, और इस साइड को मैंने एक्स मान लिया, ये तो हो गया आर और ये हो गया एक्स। समझ गए, तो ये ट्राइंगल मैंने यहीं से उठाया है। अब ये एक ट्राइंगल आपको याद है, तो ये जो एलसीआर सर्किट से रिलेटेड इंपीडेंस के क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे आपके, जिसमें इंपीडेंस भी आ गया और साथ में मतलब ये मतलब करंट के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, इंपीडेंस के भी आ जाएंगे, पावर फैक्टर के भी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, पावर भी निकाल सकते हो आप। तो अब देखो, अगर जैसे मान लो ओनली आर ही कनेक्टेड है, ओनली आर ही कनेक्टेड है, तो आर ही कनेक्टेड है, तो आपका यहाँ से इस जो आपको डायग्राम दे रखा है उससे अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। अब अगर आपको इंपीडेंस निकालना है, केवल आर ही कनेक्टेड है, तो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, 0। तो क्या आएगा, जेड इक्वल टू आर, ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर आपके पास ओनली एल कनेक्टेड है, तो आपको एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्सएल, और आर है नहीं तो आर को कर दो 0, तो यहां रखोगे तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और बाकी आप आगे लिख सकते हो 2 पाई एफ एल। इसके बाद ओनली अगर आपके पास सी जुड़ा हुआ है, तो एक्स की जगह आपको लिखना है एक्सी, और यहाँ आर की वैल्यू 0 कर दोगे तो जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स सी, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो ये तो सिंगल सिंगल आर एल सी अलग अलग थे। अब देखो, अगर मान लो आर और एल दोनों जुड़े हो तो क्या करोगे, कनेक्टेड हो मतलब z इक्वल टू आप लिखोगे अंडर रूट, इसमें लिखोगे r की जगह तो r, और x की जगह मतलब x की जगह आप क्या लिखोगे, एक्सएल, तो यहाँ लिखोगे प्लस एक्सएल स्क्वायर, जिसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल, और बाकी ओमेगा की वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में अगर आर सी जुड़ा हो, जो कि अभी हमने आंसर निकाला है आर सी, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मतलब x की जगह लिखेंगे एक्स ही, तो z इक्वल टू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही निकाला था हमने, वो डायरेक्ट आ गया। अगर मान लो न्यूमेरिकल वगैरह करना हो तो डायरेक्ट इसमें रखोगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। इसके बाद अब क्या बोला है, एल सी आर तीनों ही कनेक्टेड हो, एल सी आर तीनों ही कनेक्टेड, लेकिन इसमें कंडीशन होती है, कंडीशन 3 कंडीशन होती है इसमें। जैसे मान लो एक्सएल ग्रेटर है एक्सी से, पहली कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, z इक्वल टू अंडर रूट आप लिखोगे आर स्क्वायर, और x की जगह आप क्या लिखोगे, x की जगह आप लिखोगे एक्सएल माइनस एक्स, ग्रेटर में से जो स्मॉल वैल्यू वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ x की जगह आपको क्या लिखना है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा होगा इंपीडेंस का, समझ गए। इसी तरह अगर आपको सेकंड कंडीशन हो, c ग्रेटर हो एक्सएल से, तो आप x की जगह क्या रखोगे, एक्स सी माइनस एक्सएल, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। और थर्ड कंडीशन रेजोनेंस कंडीशन है, जिसमें एक्स एल एक्स सी के इक्वल हो, तो क्या लिखोगे, z इक्वल टू अंडर रूट, ये एक्स ही हो गया, आर स्क्वायर, और दोनों सेम रहेंगे तो 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर, और ये यहाँ इंपीडेंस क्या होता है, मिनिमम, इसलिए इसको रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, जिसमें इंपीडेंस तो होता है मिनिमम और करंट क्या होती है, मैक्सिमम। तो इस एक डायग्राम से देखो सारे की आपने इंपीडेंस निकाल दी। तो अब इससे आपका बेनिफिट ये है, यहाँ पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, पावर फैक्टर cos फाई होता है, तो cos फाई कैसे निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो r अपॉन जेड,
समझ गए? तो अगर इस कंडीशन में जैसे आपको बोल दे आर और एल जुड़े हुए हैं, उस कंडीशन में पावर फैक्टर निकालना है, तो आर और एल जुड़े हैं, देखो आर और एल, तो जेड उस कंडीशन में ये होगा, तो फिर अपॉन में ये भी लिखना पड़ेगा कोस फाई इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या सी जुड़ा हो तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो, यहाँ टेन फाई निकाल सकते हो, साइन फाई निकाल सकते हो, सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। समझ गए इस बात को? इस एक डायग्राम से सारे इंपीडेंस के फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं। इसके बाद फेजर डायग्राम के बारे में बता देता हूं। देखो फेजर डायग्राम को कैसे करना है। फेजर डायग्राम में आप ये एक डायग्राम याद रखो बस, ये हो गया वी आर, ये हो गया वी सी, ये हो गया वी एल। और आर जब जुड़ा हो तो आर में आर कनेक्टेड हो तो आर में वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो। मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं, बस आई आगे रहता है, मतलब वी आगे रहता है, आई पीछे रहता है। ये एक डायग्राम याद है तो बाकी सारे फेजर डायग्राम आप बना सकते हो। तो देखो जैसे मान लो आर है, तो आर में क्या होगा? वी और आई साथ रहेंगे, वी आगे रहेगा, आई पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि आई रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उनका जो एंगल होगा फेज एंगल वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मतलब आर जुड़ा है, एक्सएल एक्ससी वीएल वीसी है ही नहीं, उनको हटा दो। समझ गए बात? अब अगर जैसे मान लो एल जुड़ा हुआ है, तो एल जुड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे? देखो यहां देखो, ये तो हो गया वीएल, और यहां देखो आई भी साथ में, तो ये हो गया आई। तो जब एल कनेक्टेड होता है तो वी आगे होता है, आई पीछे होता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई बाई टू। तो ये देखो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई बाई टू। आप चाहो तो इसका दूसरा भी डायग्राम बना सकते हो आप, ये तो हमने मान लो इससे बनाया, हम चाहते हैं कि हम दूसरा डायग्राम बनाए, तो दूसरा डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो दूसरा डायग्राम ऐसे बनाएंगे, जैसे आपने ये डायग्राम बनाया, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आप वी रखो, मतलब वीएल रखो, तो यहाँ आपने ले लिया वीएल, तो आई आप यहाँ ले सकते हो। अभी भी देखो वी आई से पाई बाई टू फेज आ गया, दोनों ही डायग्राम सही है, वो डिपेंड करता है वी और आई कहाँ है। अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो ये बना लो, ताकि इससे याद रह जाएगा। अगर सी कनेक्टेड है तो सी में क्या होता है? वी पीछे रहता है, आई आगे रहता है, कितना पीछे रहता है? या आई आगे कितना रहता है? पाई बाई टू। इस डायग्राम से बना रहा हूं, देखो क्या करेंगे, इसको मैंने आई ले लिया, और ये वी सी देखो नीचे है, तो वी सी नीचे है, तो आई देखो आगे है, कितना आगे है? पाई बाई टू। कितना आगे? पाई बाई टू। आप चाहो तो इसको भी दूसरा बना सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप लेते हो वी सी, तो आई इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई टू। तो एक ही डायग्राम से सारी चीजें आप निकाल सकते हो, और इनमें दोनों मत याद रखना, एक याद रखो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। समझ गए? अब आरएल सर्किट की बात करते हैं। देखो आर और एल, जैसे आरएल सर्किट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया वी आर, ये होगा वी आर, और ये होगा वी एल, और ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो वो इसी पे बना रहा हूं मैं। देखो आर और एल सर्किट में यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो वी आर ले लिया, और ये ले लिया वी एल, और इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये फाई एंगल है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया ये, और ये फेजर डायग्राम बन गया आर एल का, और सी नहीं है तो उसको हटा दो। इसी तरह आरसी का, तो आरसी का कैसे बनाएंगे? आरसी का अगर हमें डायग्राम बनाना है, कैसा बनेगा? देखो यहां ये तो हो गया वी आर, ये हो गया वी सी, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। देखो ये हो गया वी आर अभी जो बनाया था हमने, ये हो गया वी सी, और इनका रिजल्टेंट ये आ गया, तो यहाँ ये आ गया रिजल्ट। तो अलग अलग भी दे रखे हो, सिंगल सिंगल भी दे रखे हो, दोनों कॉम्बिनेशन दे रखे हो, तो आप आराम से इस एक डायग्राम को देख देख के ही बनाना है। इसके बाद में अगर तीनों साथ में दे रखे हैं एल सी आर तीनों, तो साथ वाला तो बिल्कुल इजी है। साथ वाले में तीन कंडीशन है, जैसा कि आपको पता है। एक में कंडीशन क्या है? वी एल ज्यादा है वीसी से, तो डायग्राम यही बनाओ, इसको लिखो वी आर, एल को तो कर दो ज्यादा और सी को करना है कम, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए।
तो ये बन जाएगा फेजर डायग्राम, और इन सब का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, क्योंकि मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट ऊपर ही जाएगा। अगर VC ज्यादा है VL से, तो VC को ज्यादा कर दो इस बार, ये हो जाएगा VC और ये हो जाएगा VL। अब की बार इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। और तीसरी कंडीशन है VL और VC सेम हो, तो यही बन जाएगा, जितना ही है उतना ही है, तो ये फाइनल आंसर। तो फेजर डायग्राम शॉर्टकट में या वो ट्रायंगल से इंपीडेंस के फॉर्मूले आप इजीली याद रख सकते हो। अगर एक बॉक्स याद है, सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। समझ गए? यहाँ तक आगे हो गए, ये सारी चीजें समझ में। अब आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसको करते हैं। इसमें बोला है व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट्स एज कंडक्टर इन ए सर्किट, गिव रीजन। मतलब इंडक्टर जो है ना, इंडक्टर आपको गिवन है। इंडक्टर में क्या होता है, देखो ये इंडक्टर है, ये मतलब कोई कॉइल है। अब जैसे इसमें करंट फ्लो होगी, समझ गए, इसमें करंट फ्लो होगी, मेन करंट फ्लो होगी, तो मेन करंट को ये क्या करता है, अपोज करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इंड्यूस्ड करंट बन जाती है। इंड्यूस्ड इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये क्या करता है, अपोज करता है। तो ये कह रहा है कि हमें ये बताइए कि इंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव कब करेगा, उसका रीजन भी दो। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में करंट इजीली फ्लो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो। एक आइडियल कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप इसका ये रेजिस्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये एक्सएल, अगर इसको आप जीरो कर दो तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। भाई रोकने वाला कोई है ही नहीं, रेजिस्टेंस कोई है नहीं, हिंडेरेंस ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है ही नहीं, समझ गए। तो करंट इजीली फ्लो होगी, और करंट इजीली फ्लो होगी तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल को लिखेंगे 2 पाई एफ एल। अब आप इसको जीरो कैसे कर सकते हो, देखो जीरो में करना है तो 2 पाई को तो कुछ कर ही नहीं सकते, 2 पाई का देखो, 2 पाई का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो फिक्स रहेगा। एल भी आपको जैसे दे रखा है 10 हेनरी, 100 मिली हेनरी, तो इसको भी आप जीरो नहीं कर सकते। भाई इसको ही जीरो कर दोगे तो फिर ये इंडक्टर लगाने का मतलब ही क्या है, समझ गए बात। तो आप एफ को जीरो कर सकते हो, यहाँ एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। वो हमारे इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, यूएसए में 60 हर्ट्ज होती है, समझ गए। और ज्यादातर आपको क्वेश्चन में या तो 50 हर्ट्ज मिल जाएगी, और गिवन नहीं हो तो आप 50 हर्ट्ज ही लेना है, ठीक है, या फिर जो गिवन हो वो लेना है। एसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए, डीसी करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। तो यहां हम ये कहेंगे अगर इंडक्टर कनेक्टेड है लेकिन हमने जो करंट फ्लो करवा रहे हैं वो कौन सी, डीसी, तो अगर आप डीसी फ्लो करवाओगे तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये जो इंडक्टर है इसमें अगर आप डीसी करंट फ्लो करवाते हो, डायरेक्ट करंट फ्लो करवाते हो, तो ये इंडक्टर जो है ना वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, समझ गए बात को। इंडक्टर जो है ना डीसी करंट के लिए इसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। यहाँ देखो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ये अल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और डायरेक्ट करंट में देखो, डायरेक्ट करंट में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। फ्रीक्वेंसी ये कैसे निकाल रहे हैं, टेन थीटा से स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ स्लोप कितनी है, जीरो, और स्लोप जीरो है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, डीसी करंट के लिए जीरो आ जाएगी। यहाँ तक होगी बात क्लियर। क्या हुआ, इसमें ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए सेट अप ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्क्राइब वर्किंग प्रिंसिपल, एक्सप्लेन एनी थ्री कॉजेस फॉर एनर्जी लॉसेस इन रियल ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें एक तो सेट अप ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम ड्रॉ करना है, सेट अप का, तो मैं सेट अप और सेट डाउन दोनों का ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो एनर्जी लॉस होते हैं वो बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मर, इधर देखो ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाना है, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम ऐसे बनाओ।
हो सकता है आपने कोई दूसरा डायग्राम बनाया होगा, वो भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, कोई से भी बना सकते हो वैसे तो यहाँ पे देखो, इधर हम प्राइमरी कॉइल कनेक्ट करेंगे और इधर सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये मैंने प्राइमरी कॉइल कनेक्ट कर दी, ये मतलब प्राइमरी सर्किट है या प्राइमरी कॉइल है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न होंगे N1, पावर होगी P1, करंट होगी I1, पोटेंशियल होगा V1 और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E1। यहाँ इसको इनपुट भी कह सकते हैं, इनपुट मतलब जो भी इनपुट करना है यहाँ इनपुट करेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल होगी, तो यहाँ पावर P2, नंबर ऑफ टर्न N2, करंट I2, पोटेंशियल V2 और इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 और यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ एक चीज समझने की है, इसने क्या बोला है, सेट अप ट्रांसफॉर्मर। तो एक होता है ट्रांसफॉर्मर कोफिशिएंट, वो होता है के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ये होता है ट्रांसफॉर्मर कोफिशिएंट। समझ गए। तो सेट अप ट्रांसफॉर्मर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, सेट अप ट्रांसफॉर्मर है ना, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए के की वैल्यू क्या होती है, के ग्रेटर वन, स्टेप अप। अब के की वैल्यू ग्रेटर वन होगी तो इसको आप क्या लिख सकते हो, N2 ग्रेटर N1। तो मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ग्रेटर होंगे तो वो तो बन जाएगा स्टेप अप। और स्टेप डाउन की अगर बात करें, डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के लिए के की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। तो यहां लिखेंगे N2 लेस देन N1। मतलब सेट अप ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न कम होने चाहिए। और सेट डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, कम होंगे। तो इसको देखो, अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो इसको कैसे बनाना है, देखो यहाँ मैं ये सब तो नहीं बना रहा हूँ, मेन चीज बना रहा हूँ। ये प्राइमरी कॉइल है तो इसमें आपने जैसे नंबर ऑफ टर्न ये बना दिए, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न कुछ इस तरह से बना दो ऐसे। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, समझ गए। मतलब यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखने हैं, अगर इसमें अगर बनाना है तो देखो ऐसे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें कम हो गए इसमें ज्यादा हो गए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। समझ गए बात को, सब कुछ वही है, लेकिन इस वाले में नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखोगे तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करेगा। और अगर आप प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रख दोगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे तो वो हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें एनर्जी लॉस किस किस कारण होता है, देखो इसमें एनर्जी लॉस होता है, एक तो लॉस होता है जिसको आप कॉपर लॉस भी कहते हो। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस कैसे होता है, यहां पर ये जो वायर है वो कॉपर वायर होता है, इसमें जब करंट फ्लो होती है तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, हीट प्रोड्यूस होती है, ये फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब जितनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट की वजह से एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप करंट को तो कम नहीं कर सकते, जितनी आ रही है वो तो आएगी, टाइम जितना लगे वो लगेगा। अब आप रेजिस्टेंस को क्या करो, कुछ इस तरह से वायर बनाओ कि रेजिस्टेंस कम हो जाए जिसकी वजह से हीट कम प्रोड्यूस हो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आर को आपको कम करना है, तो लेंथ तो आप कम नहीं कर सकते भाई, इसको मान लो 100 टन करने हैं, 100 टन में जितने लेंथ आएगी वो तो आएगी फिक्स है। लेकिन एरिया क्या कर दो, आप एरिया बढ़ा दो ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए। एरिया इंक्रीज करने का मतलब है पतले वायर मतलब मोटे वायर, जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनके अंदर जो वायर लपेटते हैं, समझ गए, तो वो मोटे वायर होते हैं। तो एरिया इंक्रीज करने पर है ना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और रेजिस्टेंस डिक्रीज होने पर जो हीट है वो कम प्रोड्यूस होगी। मतलब कॉपर लॉस को इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समझ गए बात। इसके बाद में है सेकेंड, अगर हम बात करें सेकेंड होगा हाइस्टेसिस लॉस। हाइस्टेसिस लॉस, ट्रांसफॉर्मर की कोई लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होती रहती है, और मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगी मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, उसको मैग्नेटाइज, और डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें लॉस होती है। तो इसकी वजह से एनर्जी का भी लॉस होता है। तो इस एनर्जी का लॉस बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का हिस्टैरिसीस कर्व जो होता है ना वो कुछ इस टाइप का होता है, पढ़ा होगा ये।
तो जो मतलब स्टील होता है उसका जो एरिया होता है ना वो ज्यादा होता है, और सॉफ्ट आयरन का एरिया क्या होता है, कम होता है। तो सॉफ्ट आयरन का एरिया कम होने की वजह से इसमें जो एनर्जी का लॉस है वो कम होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ फ्लक्स जो है ना वो लीक होगा, लीकेज होगा फ्लक्स का। फ्लक्स का लीकेज कैसे होगा, देखो यहां जैसे करंट फ्लो हुई तो करंट फ्लो होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से सबसे पहली बात जैसे करंट फ्लो हुई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि जितना ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हुआ है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि मतलब जितना फ्लक्स में चेंज ये प्राइमरी कॉइल में हुआ है उतना का उतना ही इसमें हुआ, लेकिन ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है। रियल में कब पॉसिबल है, जब दोनों कॉइल टाइट कपलिंग, मतलब जब दोनों कॉइल मतलब टाइट कपलिंग ये पोजीशन में हो। जैसे इसमें कुछ चीजें मिटा रहा हूं मैं, ये दो कॉइल हैं, ये फर्स्ट कॉइल है मान लो और ये सेकंड कॉइल है, इसको तो बोलते हैं लूज कपलिंग। ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकंड कॉइल है, इसको बोलते हैं अनकपलिंग। और अगर दोनों कॉइल मान लो इस तरह से, इसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। अब अगर आपने इस तरह से किया हुआ है तो जितना फ्लक्स में चेंज होगा फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में उतना सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, उतना कुछ फ्लक्स क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा, और इसमें तो होना ही है। लेकिन इस कंडीशन में फ्लक्स में क्या होगा, लीकेज नहीं होगा। जितना प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा उतने सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा। तो यहाँ फ्लक्स लीक होता है, तो फ्लक्स को लीकेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों कॉइल में क्या करते हैं, टाइट कपलिंग कर देते हैं। और टाइट कपलिंग होने की वजह से फ्लक्स में लीकेज नहीं होता है, और फ्लक्स में लीकेज नहीं होगा तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होगा, लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ईडी करंट की वजह से लॉस, या एनर्जी लॉस लिख सकते हो आप इसको, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, ईडी करंट पड़ी हुई है आपकी। ईडी करंट क्या होती है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, और वो किसी मेटल के वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो जाती है और सर्कुलर करंट रहती है, समझ गए। तो वो क्या करती है, मेटल को पिघला सकती है, मेटल को क्या कर देती है, पिघला देती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। लेमिनेटेड कोर, ईडी करंट से बचने के लिए, ईडी करंट से एनर्जी को लॉस से बचाने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। लेमिनेटेड कोर बनाते हैं। ये जो आप ये देख रहे हो ना साइड में लेमिनेटेड कोर है, तो यहाँ क्या होगा, एरिया कम होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा तो ईडी करंट का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, कम होगा, और ईडी करंट का इफेक्ट कम होने की वजह से एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ ये एनर्जी के जो लॉस होते हैं इन सब का मतलब ये ट्रांसफार्मर में ये लॉस होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस को कम करके इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें सॉफ्ट आयरन को यूज करते हुए हिस्टैरिसीस लॉस कम कर सकते हैं, और फ्लक्स लीकेज को कम करना है तो टाइट कपलिंग करेंगे, और एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट तो वो कम करने के लिए क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको क्या कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। समझ गए बात। अगला क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट ए लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे एक तरह से फॉर्मूला ही ड्राइव करना है। तो यहाँ ये कह रहा है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या एनर्जी का लॉस होता है, या मतलब एनर्जी कंजर्वेशन होती है कि नहीं होती है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, कंजर्वेशन होती है। तो यहाँ अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो डायरेक्ट मेन फॉर्मूले लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आएगा N2/N1 E2/E1, और यहाँ आएगा V2/V1, और करंट का भी हम फॉर्मूला निकालें तो I1/I2। तो ये फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला कब आता है, एनर्जी को कंजर्व करते हुए आता है। कैसे आता है, देखो ये तो आपने निकाल लिया N2/N1 V2/V1, तो आएगा ये फॉर्मूला कैसे आएगा, हम ये मान के चलेंगे कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या हुआ है, सेम ही है, तो एनर्जी लॉस नहीं हुई, तभी सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो P का फॉर्मूला क्या होता है, VI। तो यहाँ लिखेंगे 1 1, यहाँ लिखेंगे 2 2, और यहाँ लिखेंगे I1/I2
तो ये होगा V2 अपॉन V1 और इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं हम, तो V2 अपॉन V1 की जगह रखेंगे तो क्या आएगा I1 अपॉन I2। तो एनर्जी कंजर्व होती है तब ये फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं, समझ गए। तो लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है, हो गया ये। पहले से ये सॉल्व किया है क्या आपके? हाँ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 203,000 टर्न्स इन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या निकालना है, द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ जो गिवन है वो देखो, यहाँ पे N1 कितना दे रखा है 200, ठीक है, N2 कितना दे रखा है 3000, ठीक है, और यहाँ पे द इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज कितना दे रखा है, V1 कितना दे रखा है 90 वोल्ट, और हमें फाइंड क्या करना है सेकेंडरी द आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1। तो क्या लिखेंगे V2 अपॉन 90, N2 कितना है 3000 अपॉन 90, तो जो कटेगा उसे काट देंगे, ये कट जाएगा, सॉरी 200 क्या, यहाँ लिखेंगे 200, ये कट गया ये कट गया, इसको काटेंगे तो कितना आएंगे 15। तो V2 कितना आएगा 15 इंटू 90, तो V2 कितना आ जाएगा 1350 वोल्ट, समझ गए। तो सेकेंडरी कोइल में या आउटपुट वोल्टेज जो होगा ना वो 1350 वोल्ट हो जाएगा, समझ गए। बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है। इसमें देखो द करंट इन द प्राइमरी कोइल इफ द करंट इन द सेकेंडरी कोइल, मतलब प्राइमरी कोइल में करंट बतानी है, मतलब I1 बतानी है आपको, I2 दे रखी है कितनी 2.0 मतलब 2 एम्पियर दे रखी है। तो यहां से ही निकाल सकते हैं, देखो क्या करेंगे I1 अपॉन I2, तो यहाँ पे क्या करना है N2 अपॉन N1। तो I1 तो फाइंड करना है, I2 कितना है 2, N2 कितना है 3000 और ये कितना है 200, तो क्या आएगा देखो, ये 0 से 0 काट दोगे, ये 0 से 0 काट देंगे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो I1 कितना आ जाएगा 30 है, आगे होगा। ठीक है, आसान डेरिवेशन है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। इस टाइप के ये है ना, ये आरबीसी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हो गया क्या?